बाजार अगले हफ्ते में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन और साथ ही अगले हफ्ते का बाजार कैसा रहने वाला है। नेक्स्ट वीक में आपको कहां पर कमाई के मौके मिल सकते हैं, इन मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं इस खास शो के जरिए। और आज इस खास शो में हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, एक खास मेहमान है ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम अलग अलग रिसर्च लेकर तैनात है। तो आपको बता दें कि आज के कारोबार पर हम जानेंगे कि किस तरह से आज पूरे दिन मार्केट में एक्शन रहा है, कौन कौन सी ऐसी खबरें रही हैं, ये हम समझेंगे आशीष से। संदीप से जानेंगे निफ्टी और कोरोना का को रिलेशन क्या है। कुशल हमें बताएंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर पर खास रिसर्च क्या है, क्या संकेत आगे के लिए दिख रहे हैं। मानसी से हम जानेंगे श्री सीमेंट के नतीजों का विश्लेषण, और देवांशी से जानेंगे इंश्योरेंस शेयरों में तेजी क्यों आ रही है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं बाजार में आज किस तरह का कारोबार रहा है। तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। हालांकि आखिरी घंटे में ऊपरी स्तरों से हल्की मुनाफा वसूली भी बाजार में रही। निफ्टी आधे % की तेजी के साथ 9,250 के पार बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में भी करीब 200 अंकों की तेजी हमने आज के कारोबार में देखी। लेकिन बैंकिंग शेयरों में दबाव देखा गया। बैंक निफ्टी 138 अंकों की कमजोरी के साथ 19,350 के पास बंद हुआ। और आज के मार्केट में जो एक्शन हमने देखा है, इस एक्शन पर अब हम जानेंगे कि एडिटर्स टेक क्या हैं आज के, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज बाजार मजबूत खुलने के बाद आखिर में आकर ऊपरी स्तर से थोड़ा नीचे आया, हालांकि बढ़त कायम रही। आज के कारोबार पर आपकी ओवरऑल प्रतिक्रिया क्या होगी, आपका रिएक्शन क्या होगा? दुनिया भर के बाजारों से बेहतरीन संकेतों के चलते आज मजबूत शुरुआत होना तो तय था, लेकिन आज के सेशन में जहां खुले बाजार वहीं टॉप बनाए और उसके बाद उससे ऊपर बढ़ नहीं पाए। 9,400 के बेहद करीब खुले, लेकिन 9,400 को दिन भर पार नहीं कर पाए। और शुरुआती कुछ मिनटों में जो टॉप बनाया, बाजार लगातार पूरे दिन भर उसके नीचे ही ट्रेड करते रहे। हाँ, बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा सा ऊपर बढ़कर 20,000 की तरफ जाने की कोशिश करता दिखा, लेकिन मिड सेशन और उसके बाद आखिरी 1 घंटा बाजार पर काफी भारी पड़ा। और लगातार यही हो रहा है कि सेकंड हाफ में क्लोजिंग के वक्त थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तेजी से आती हुई दिखती है, और वो आज भी होती हुई दिखी है। आपने देखा किस तरह से आखिरी घंटे में फिर प्रॉफिट बुकिंग आई और निफ्टी ने ऊपर से काफी गेंस गंवाए और लगभग 125 पॉइंट ऊपर से फिसल कर 9,250 के करीब बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी वही 19,500 के नीचे बंद होता हुआ दिखा। तो प्रॉफिट बुकिंग लगातार आती दिख रही है, लेकिन एक चीज साफ दिख रही है, वो ये कि बाजार नीचे के लेवल पर आते हैं, थोड़ा बाइंग सपोर्ट आता है, ऊपरी स्तर पर आते हैं, थोड़ी बिकवाली का प्रेशर आता है। तो टाइम वाइज करेक्शन एक तरह से चल रहा है, रेंज बाउंड मार्केट है वो भी चल रहा है। इस बीच सेक्टर्स एक दूसरे कभी कम ज्यादा होते दिख रहे हैं। जैसे मतलब आज देखिए, आज आईटी शेयर चल गए, आज वापस से एफएमसीजी शेयरों में इतने दिनों के बाद तेजी बन गई, फार्मा मजबूत हो गए वापस से, आज डॉक्टर सन वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, बैंक एनबीएफसी ऊपरी स्तरों से फिसल ही गए, यहां कमजोरी थी। सरकारी कंपनियां आज काफी कमजोर हो गई, ऑटो शेयर फिसल गए। तो कुल मिलाकर ये ऐसा ट्रेड है जहां पर क्लियर कट डायरेक्शन नहीं बन रहा है, बाजार थोड़ा सा वक्त बिताना चाहता है। ऐसा लग रहा है 9,100 9,400 ये 300 पॉइंट की रेंज है जिसमें बाजार ज्यादातर समय बिता रहा है। देखते हैं अगले हफ्ते एक निर्णायक मूव ऊपर या नीचे की तरफ बाजार में मिल सकता है, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि बाजार में मिला जुला सा कारोबार आज भी रहा है हफ्ते के आखिरी दिन। ओके, तो जो एक्शन आज मार्केट में दिखा उसके पीछे क्या वजह रही, ये आपको अनिल जी ने समझाया। लेकिन आज ऐसी कौन कौन सी खबरें रही जिन खबरों के दम पर अलग अलग सेक्टर में एक्शन दिखा है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, बताइए। अच्छे अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के चलते आज बाजार में तेजी के साथ शुरुआत हुई, और बकायदा अगर आप देखें तो निफ्टी ने लगभग पूरे दिन ही तेजी को संभाल के रखा। लेकिन आखिरी 1.5 घंटे में बाजार में तेज एक ऊपरी स्तरों से बिकवाली देखने को मिली, और निफ्टी बैंक खासतौर पर अगर आप देखें तो वहां पर ऊपरी स्तरों से लगभग 650 अंकों की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी भी लगभग डेलों के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की अगर आप बात करें तो कुछ आज खास एक्शन देखने को नहीं मिला।
हालांकि फार्मा स्टॉक्स अभी भी एक ऐसा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर, जहां पर तेजी का मोमेंटम जारी है। लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ सिलेक्टिव या किसी दिन एमएनसी स्टॉक चल रहे हैं, किसी दिन मिड कैप, किसी दिन लार्ज कैप। आज के सत्र में अगर आप देखें तो दिग्गज टोरेंट फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा और लुपिन जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। एफएमसीजी स्टॉक्स में हम आपको लगातार बता रहे हैं कि वीकनेस देखने को मिल रही है, लेकिन 2 दिन की गिरावट के बाद आज कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने को मिली। कोलगेट पामोलिव है, HUL है, नेस्ले, ब्रिटानिया, यहाँ पर खरीदारी का रुझान देखने को मिला। लेकिन एक खास बात यह कि आज पब्लिक सेक्टर जो स्टॉक्स हैं, जो सरकारी स्टॉक्स हैं, वहां पर तेज बिकवाली देखने को मिली। BEL, REC, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर लगभग दिन के दौरान 5% तक की गिरावट देखने को मिली थी। PFC, NTPC भी काफी गिरावट के साथ बंद हुए। ऑटो स्टॉक्स में कल खरीदारी थी, आज वहां पर एक लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी गई। महिंद्रा एंड महिंद्रा, TVS मोटर्स, मारुति, हीरो, यहाँ पर गिरावट का रुझान देखने को मिला। मेटल स्टॉक्स की शुरुआत तो काफी बढ़िया तेजी के साथ हुई थी और देखा भी था कि हमने बाजार खोलने के टाइम पे लगभग 1.5% की तेजी मेटल इंडेक्स में देखने को मिल रही थी, लेकिन अंत में यहाँ पर भी एक मुनाफा वसूली हावी होती है नजर आई। JSW स्टील, वेदांता, नालको, टाटा स्टील गिरावट के साथ बंद हुए। प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स में वीकनेस साफ नजर आ रही है। जब बाजार तेज होता है तभी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। अब कल के सत्र में हमने देखा था कि आरबीएल बैंक पर नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिला था, लेकिन आज आरबीएल बैंक में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। येस बैंक है, एक्सिस बैंक है, दिग्गज इंडसइंड बैंक है, यहाँ पर भी बिकवाली का रुझान देखने को मिला। कुल मिलाकर देखा जाएगा तो आज कहीं ना कहीं बाजार में ऊपरी स्तरों से बिकवाली हावी रही। खबरें रही जिन खबरों के दम पर आज अलग अलग सेक्टर में एक्शन दिखा है। अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का। हमारे साथ संदीप जैन साहब हैं, ट्रेड शिफ्ट ब्रोकिंग के। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि आज बाजार फाइनली तेजी के साथ बंद हुए, क्या मार्केट की ये तेजी आपको अगले हफ्ते कंटिन्यू दिख रही है? पहला सवाल। और जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो मंडे को इंट्राडे में कहां पर ट्रेड करना ठीक रहेगा? बिल्कुल मृत्युंजय जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो अनिल जी ने कहा कि एक बहुत ही एक रेंज बाउंड मार्केट हो चुका है और उस रेंज में एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी है। 100, 150, 200 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, तो एक तरीके से मान लीजिए नीचे 9000 से लेकर 9100 एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और ऊपर 9400 से 9500। एंड ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव होते हुए भी अब इंडियन मार्केट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं कई बार। और जिस तरीके से इंडिया में जो कोरोना के केसेस जो बढ़ रहे हैं, रैपिड इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ दिनों में और आगे आने वाले दिनों में भी लग रहा है कि और बढ़ सकता है, तो उसने कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट को खराब किया। और ओपनिंग होने के बाद भी रीओपन जो हुआ है उसमें भी माहौल इतना पॉजिटिव नहीं बन रहा है। सो प्रॉफिट बुकिंग है, स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स देख रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है रिलायंस ने अभी तक मोर्चा संभाला हुआ था, उसकी वजह से मार्केट जरूर ऊपर है, बट ओवरऑल बहुत ज्यादा अंडर करंट स्ट्रॉन्ग नहीं लगता है। बट आज एक अच्छी चीज ये हुई कि FIIs नेट बायर्स थे और DIIs नेट सेलर्स थे कैश मार्केट में। FNO में हालांकि दूसरे आंकड़े थे। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी तेजी की तरफ ही रुख करना चाहिए और बहुत एक्सट्रीमली चूजी होके सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। तो मैंने तीनों ही 22 की कॉल्स लाया हूं मैं, और देखना होगा कि मंडे को अगर कोई मेजर कोई गैप डाउन नहीं खुले, जो ऐसा लगता नहीं कि अभी आसार है, तो सर्टेनली इन कॉल्स के साथ जाना चाहिए। सो ICICI लोम्बार्ड, मुझे ऐसा लगता है इंश्योरेंस सेक्टर एक अच्छा करेगा और आज भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो इंट्राडे के हिसाब से 1240 के लगभग इसको पिक करें। 1270 पहला टारगेट, 1290 दूसरा टारगेट और 1220 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये आपने बताया, आपका ये मानना है कि आगे मार्केट में तेजी के ही संकेत दिख रहे हैं और ऐसे में कहां पर ट्रेड करना चाहिए मंडे को, ये आपने जाना। लेकिन आगे बढ़ते हैं और श्री सीमेंट ने मार्च तिमाही के नतीजे आज जारी किए। कैसे रहे नतीजे, कैसे आंकड़े आए हैं, ये बताने के लिए मानसी दवे हमारे साथ जुड़ी हैं। मानसी, बताइए कैसे नतीजे रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए श्री सीमेंट जैसा कि हम अनुमान लगाकर चल रहे थे वैसे ही नतीजे शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है। मुनाफे और मार्जिन के फ्रंट पर काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिली है। मुनाफा देखिए 65% कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 528 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। वहीं मार्जिन की अगर बात करें 25.8% से ये 33.5% पर आते हुए दिखे, जबकि अनुमान हमारा 31.3% का था। हालांकि वॉल्यूम्स में गिरावट जो देखने को मिली है पिछले दिनों, उसका एक असर बिक्री पर जरूर पड़ता हुआ दिखा है और साथ ही बढ़ते रियलाइजेशन और खर्चों में कमी है, जिसकी वजह से शानदार मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। साथ ही मजबूत ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी देखने को मिली है इस तिमाही, जिसका असर आप देख रहे हैं कि मार्जिन पर देखने को मिल रहा है। इसी वजह से मार्जिन ने भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म किया है। तो श्री सीमेंट के नंबर्स काफी अच्छे रहेंगे। ओके,
ठीक है, तो नंबर आप कह रही हैं कि अच्छे आए हैं, तो ऐसे में संदीप जी जो नतीजे आए हैं आंकड़ों को देखने के बाद क्या नजरिया इसके ऊपर होना चाहिए, क्या व्यू आप बताएंगे? देखिए, सर्टेनली एक चीज तो अच्छी लगती है सीमेंट सेक्टर के साथ कि अगर सरकार कहीं भी डिमांड लाना चाहेगी तो इंफ्रा पे भी पुश लाएगी, और इंफ्रा पे डायरेक्टली मुझे कई कंपनीज अच्छी नहीं लग रही है और बहुत कम कंपनियां वहां पे समझ में आती है। तो सीमेंट इज अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉक्सी प्ले, और जिस तरीके से रिटेल डिमांड भी आएगी, कंस्ट्रक्शन का डिमांड सर्टेनली अभी रुकी हुई है बट पेंट अप डिमांड सर्टेनली आ जाएगी। तो मुझे लगता है श्री सीमेंट एक ऑलरेडी एक निफ्टी का भी पार्ट बन गया है, और जिस तरीके से अभी जो सीमेंट स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है तो अंडर करंट तो स्ट्रॉन्ग लगा और रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, मार्जिन्स के फ्रंट पे काफी इंप्रेस किया है। और वैसे भी देखिए, इस कंपनी का मैनेजमेंट की एक क्वालिटी माननी पड़ेगी, बहुत एफिशिएंटली चीजों को मैनेज करके मार्जिन्स वगैरह के फ्रंट पे चीजें अच्छी कर रहे हैं और बहुत फास्ट ग्रोथ लाए हैं पास में भी। और जिस लेवल से ये करेक्ट हुआ है तो मुझे लगता है कि डाउनसाइड रिस्क तो बहुत ज्यादा नहीं है, बट ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि इट्स अ गुड होल्ड। बाकी मुझे अगर सीमेंट सेक्टर में मैं जब भी रेकमेंड करता हूं तो मैंने हाइडेलबर्ग सीमेंट को रेकमेंड किया है, या इन लेवल्स पे अंबुजा सीमेंट ठीक लगता है वैल्यूएशंस के लिहाज से, बट श्री सीमेंट जिन्होंने ले रखा है वो सर्टेनली उसको होल्ड करे, और ऊपर मुझे लगता है कि ये जाना चाहिए आने वाले कुछ 6 से 9 महीने। ओके, तो श्री सीमेंट में आप होल्ड करने की राय दे रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियों के लिए जून तिमाही मुश्किलों से भरा हुआ दिख रहा है और लॉकडाउन का असर इन कंपनियों पर काफी ज्यादा पड़ा है। तो ऐसे में कैसी रह सकती है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए जून की तिमाही, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता जुड़े हैं। कुशल, बताइए क्या संकेत दिख रहे हैं जून तिमाही में कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों के लिए? तो कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री में खासकर एसी और फ्रिज बनाने वाली जो कंपनियां हैं उन पर सबसे ज्यादा दबाव आपको अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। ये काफी चौंकाने वाली बात है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स इसी जो है क्वार्टर में आपको होती हुई नजर आती है। साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पर देश के जो टॉप 25 शहर हैं वहां से करीब 35 से 40% इनका मार्केट रहता है, और अभी जो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है उस वजह से कहीं ना कहीं सीधा सीधा इंपैक्ट इनकी बिक्री पर आता हुआ दिख रहा है। साथ ही B2B स्पेस जो है वहां पर भी दबाव है क्योंकि लिक्विडिटी की दिक्कतें फेस कर रहे हैं काफी सारे बिजनेस। इसके अलावा डिमांड भी नहीं है, काफी सारे जो नौकरी पेशा लोग हैं क्योंकि आगे की जो चिंताएं हैं उस वजह से इतने हाई टिकट प्रोडक्ट्स ये नहीं खरीदना चाह रहे हैं। साथ ही जो अप्रैल से जून की तिमाही है खासकर ये एसी और रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनियां हैं, Q1 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 30% का फॉल इनकी बिक्री में आता हुआ दिख सकता है क्योंकि अप्रैल जो था वो वॉश आउट रहा था। इसके अलावा मई जो है, मई की अगर बात करें तो आधा मई जो है लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शंस के बीच निकल रहा है। इसके अलावा जून में भी जो है धीमापन थोड़ा सा बरकरार रह सकता है। इनकी फुल फ्लेजेड बिक्री जो है वो अप्रैल और मई में ही होनी रहती है। और साथ ही अगर आप देखें तो YTD लेवल से यानी कि साल की शुरुआत से ही अब तक भी अगर देखें तो हैवेल्स, वोल्टास और ब्लू स्टार जैसी कंपनियों में आपको 25 से 41% का फॉल ऑलरेडी होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कुशल ने डिटेल में बताया कि कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए जून तिमाही में क्या मुश्किलें दिख रही हैं अभी से। तो ऐसे में संदीप जी, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि अप्रैल मई का महीना पीक महीना होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों के लिए, और इन्हीं 2 महीनों में लॉकडाउन की वजह से पूरी तरह से डिमांड गायब है। तो आपका अपना क्या व्यू है कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों के ऊपर आगे के लिए? सर्टेनली देखिए, बहुत अच्छी एनालिसिस थी और मानना पड़ेगा कि देखिए डिमांड तो गिरी है, और इस बार जिस तरीके से एक एनवायरनमेंट सही हुआ है, हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी, हम तो जैसे राजस्थान में देखते तो टेम्परेचर इस बार बहुत कंट्रोल में है, मौसम काफी अच्छा है, तो हो सकता है कि एसी की डिमांड भी नहीं बढ़े और खुलने के बाद भी, और फिर अप्रैल मई जून जुलाई यही मौसम होते हैं जब लेने का होता है, तो ये निकल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मई में भी रीओपनिंग होने के बाद भी माहौल बनेगा नहीं और एक्सटेंड भी हो सकता है लॉकडाउन, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सो एक बार करेक्शन जरूर आएगा, बट एसेंशियल कंजम्पशन जैसे इंपॉर्टेंट है, फिर धीरे धीरे हो सकता है जब ये वर्क फ्रॉम होम और ये सब का कल्चर और बढ़ेगा तो हो सकता है ये एसी का कंजम्पशन आने वाले महीनों में आफ्टर लॉकडाउन और कोरोना जब थोड़ा ठंडा होगा, न्यू नॉर्मल चीजें शुरू होगी, तो मुझे लगता है कि 3 से 6 महीना हो सकता है खराब जाएंगे, बट आने वाले कुछ क्वार्टर्स फिर वापस से अच्छे जाएंगे। तो बहुत सिलेक्टिवली बहुत सारी क्वालिटी कंपनीज है जहां पे हमने रेकमेंड किया हुआ, जैसे कि जॉनसन कंट्रोल, हिटाची, JCHSE थोड़े दिन पहले भी रेकमेंड किया है। मुझे लगता है अच्छा करेक्शन हो चुका है, प्राइस दिन है काफी हद तक, वहां पे ध्यान दिया जा सकता है। ब्लू स्टार एक अच्छी कंपनी लगती है, तो मुझे लगता है कि कुछ ये सब कंपनियों पे ध्यान दिया जा सकता है। बाकी बहुत सही है कि एक बार सर्टेनली डिमांड पे बहुत बड़ा ब्लो, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा और कोरोना का डेवलपमेंट
पे सारी चीजें डिपेंडेंट है आगे आने वाले कुछ महीने। बिल्कुल, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए भले ही मुश्किलें आगे दिख रही हों, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस की सेहत बहुत अच्छी दिख रही है और नतीजों के बाद से ही इसमें अच्छी एक तेजी का रुझान बना है। इस तेजी के पीछे आखिर वजह क्या है? क्यों लगातार लाइफ इंश्योरेंस के शेयर बढ़ रहे हैं? ये बताने के लिए हमारी सहयोगी देवांशी आशर हमारे साथ जुड़ी हैं। देवांशी, बताइए। आज लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में अच्छी तेजी देखने मिली थी और यही नहीं, जब से नतीजे आए हैं उसके बाद लगातार खरीदारी ये सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में आती हुई दिख रही है। अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करें तो नतीजों के बाद करीब 20% तक के गेन्स हमने आज तक के लेवल्स पर देखे। अब क्या वजह थी इसकी? सबसे पहली वजह यह है कि जिस तरह से अब कोविड-19 आता हुआ दिखा है पैंडेमिक, उसके बाद जो अवेयरनेस है इंश्योरेंस के लिए वो बढ़ती हुई दिख रही है, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए ये एक अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। आगे चल के जो नंबर ऑफ पॉलिसीज हैं उसमें थोड़ी सी बढ़त आती हुई दिखेगी। ब्रोकरेज का ये भी मानना है कि इसके चलते जो कॉर्पोरेट पॉलिसीज हैं उसमें भी अच्छी बिक्री होती हुई दिखेगी। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि जितनी भी कंपनीज हैं इनके जो सॉल्वेंसी रेशियोज हैं, जो रेगुलेटर कहता है उनको सॉल्वेंसी रेशियो रखने का, उससे कई ज्यादा है, यानी 200% के करीब की सॉल्वेंसी रेशियो ये सारी कंपनीज ने मेंटेन किया है। ये दूसरा पॉजिटिव ट्रिगर है। अब जो अनुमान था कि कम आते हुए दिखेंगे नंबर्स, उससे थोड़े से बेहतर नंबर्स आते हुए दिखे। स्पेशली अगर आप देखिए जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस आता हुआ दिखा है वो करीब 10% के लेवल्स के आसपास आता हुआ दिखा है FY20 में। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर बनता हुआ दिखा था पूरे साल में। इसके अलावा अगर आप देखिए जो नेट प्रीमियम ग्रोथ आती हुई दिखी है इस साल, वो भी काफी बेहतर आती हुई दिखी थी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के लिए करीब 4% थी, HDFC लाइफ के लिए करीब 2.5% के करीब आती हुई दिख रही है और साथ ही इनकी जो एम्बेडेड वैल्यू है ये भी काफी बेहतर आती हुई दिख रही है। तो फंडामेंटल्स फिलहाल अच्छे हैं और अब देखिए जो अनुमान था उससे थोड़े से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अब जिस तरह से पैंडेमिक आता हुआ दिखा, तो आगे चल के आगे वाले तिमाही में जो बिक्री है इंश्योरेंस की वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखेगी और इसके चलते हमने देखा कि लगातार खरीदारी आती हुई दिख रही है। अच्छी डिलीवरी हमने सारी इंश्योरेंस कंपनीज में देखी है। ओके, और अब वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगले हफ्ते के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और साथ ही सोमवार को आपको ऑप्शन के जरिए कहां पर कमाई के मौके मिलेंगे, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अनिल जी, सोमवार और उसके बाद पूरे हफ्ते के लिए क्या स्ट्रेटेजी बाजार में होनी चाहिए, किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? जब हम लगातार ये कह रहे हैं कि बाजार में रेंज बाउंड ट्रेड है, बाजार टाइम वाइज करेक्शन दे रहा है, एक अच्छी मजबूती के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती दिख रही है, दोनों तरफ की व्यू बड़े स्ट्रांग है। जो लोग तेजी करना चाहते हैं वो ये कह रहे हैं कि डाउ मजबूत है, कोरोना का सबसे बुरा वक्त निकल गया, अब जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा दुनिया भर में धीमे धीमे फिर से इकोनॉमी ट्रैक पर आएगी। इन सब चीजों को लेकर लोग पॉजिटिव और आगे पीछे दवा और वैक्सीन तो बनेगी, लेकिन दूसरी तरफ जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं अमेरिका में वो बेहद खराब है। ब्रिटेन कह रहा है कि 300 साल में सबसे बुरा वक्त अर्थव्यवस्था का चल रहा है। हमारे यहाँ भी अभी तक कोरोना के आंकड़े कंट्रोल में आए नहीं और लॉकडाउन खुलने के बाद कितनी समस्याएं होंगी वो एक फंडामेंटल व्यू है, लेकिन वो व्यू जो है वो मीडियम टर्म का है। तो शॉर्ट टर्म व्यू तेजी की तरफ है, मीडियम टर्म व्यू मंदी की तरफ है और इसके बीच में चल रही कश्मकश। तो कभी बाजार आपको खरीदारी अचानक से आती तो ऊपर दिखते हैं, ग्लोबल संकेतों के नंबर चढ़ जाते हैं, दूसरी तरफ बाजार जैसे खरीदारी आती है बढ़िया और ऊपर के लेवल पर तो बेचने के लिए भी लोग तैयार बैठे हैं जिनका व्यू थोड़ा सा खराब है मीडियम टर्म के लिए। तो दोनों तरफ के ट्रेड बन रहे हैं। आपको एक चीज अगले हफ्ते के लिए ध्यान में रखनी है, निफ्टी में 9100 के नीचे क्लोज देना शुरू करेंगे तो कमजोरी के फ्रेश संकेत और मिलेंगे आपको नीचे जाने के लिए। 9400 के ऊपर बंद देना शुरू करेंगे तो ऐसा लगेगा कि फिर से थोड़ा और ऊपर जाने की तैयारी कर सकते हो। तो ये 300 पॉइंट की रेंज पर फोकस कीजिए क्लोजिंग के लिहाज से, यहां पर नजर रखिए। बैंक निफ्टी 19,000 के नीचे बंद होगा, कमजोर हो जाएगा और नया रास्ता खुलेगा नीचे जाने का। 20,000 के ऊपर बंद होगा तो 1,000-1,500 पॉइंट की और तेजी के लिए तैयार हो सकता है। तो अगले हफ्ते ये बड़ी रेंज हो सकती है क्लोजिंग के लिहाज से, जिस पर हम एक डायरेक्शनल मूव लेंगे। तब तक आप ये कह सकते हैं कि रेंज बाउंड ट्रेड आपको देखने को मिलेगा बाजार में। बहुत शुक्रिया सर आपका अगले हफ्ते के लिए बेहतरीन रणनीति बताने के लिए। लेकिन संदीप जी, अब मेरा आपसे सवाल ये होगा कि अगले हफ्ते अगर किसी को पोजिशनल ट्रेड लेना हो
और किसी को इन्वेस्ट करना हो तो पोजिशनली कहां पर ट्रेड करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट के लिए किस शेयर को चुनना चाहिए? बिल्कुल, पोजिशनली क्रिसिल लिमिटेड इनफैक्ट एक सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, 3 लिस्टेड कंपनियां उनमें से सबसे बढ़िया मुझे लगती है। वैल्यूएशन थोड़े महंगे जरूर है बट ओवरऑल बहुत ही अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर भी है, और जिस तरीके से रेटिंग्स की डिमांड आएगी, री रेटिंग सबको करवानी पड़ेंगे, फाइनेंशियल सबके चेंज होंगे, तो मुझे लगता है इन लेवल्स पे लें और 1520 से लेकर 1540 तक के टारगेट्स और 1470 का स्टॉप लॉस। और अगर दूसरा जो स्टॉक है जो मैं वैल्यू पिक के तौर पे, लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे जो लाया हूं, वो भी एक फाइनेंशियल सेक्टर का ही है। हालांकि मैं बैंक्स और इन सब से थोड़ा दूर रहने की बात कर रहा हूं, बैंक्स और एनबीएफसीज, बट जो दूसरे क्वासी फाइनेंशियल्स या जो दूसरे बीएफएसआई सेगमेंट में, मैंने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बोल दिया, क्रिसिल बोल दिया, अब जो है वो ब्रोकिंग बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, वो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। ये स्टॉक मैंने वेडनेसडे को भी मॉर्निंग रेकमेंड किया था और बहुत अच्छा मूव दिया, आज ऊपर अच्छा खासा जाके वापस से करेक्ट किया है, तो मुझे ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी लग रही है कि जिन लेवल्स पे बंद हुआ है अभी भी यहां से स्टीम बाकी है, 360 के लगभग बंद हुआ है, ऊपर ये 400 के ऊपर जाके आज ट्रेड किया था और मार्केट्स नीचे आए तो ये भी नीचे आया, तो 420 का टारगेट के लिए स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए। और सबसे बढ़िया बात है क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, और कुछ जो छोटे ब्रोकर्स, रीजनल ब्रोकर्स में जो प्रॉब्लम्स आई पास्ट में, उसकी वजह से ये जो बड़े ब्रोकर्स है इनका प्रीमियम बढ़ गया और इनमें ज्यादा क्रेडिबिलिटी आई है, और ऑनलाइन ब्रोकिंग में ये कंपनी अग्रणी है, सबसे बड़ी कंपनी मान लीजिए। डिस्काउंट ब्रोकिंग में दूसरी कंपनी है बट ये प्रीमियम ब्रोकिंग भी है, ब्रोकरेजेस भी एक डिसेंट लेवल पे लेती है, सर्विसेज बहुत बढ़िया देती है और सीमलेस प्लेटफॉर्म ये देती है। और मैंने देखा कि इस कंपनी में जो ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया आई है, और सबसे बढ़िया बात है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 53% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 52% का है, और ग्रोथ की भी अगर बात करें तो बहुत बढ़िया ग्रोथ दे रही है, और प्रोमोटर्स होल्डिंग भी बहुत स्ट्रांग है, और आईसीआईसीआई का नाम जुड़ा हो तो पेडिग्री भी बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल इस स्टॉक को लेना चाहिए और 420 रुपए तक के टारगेट के लिए आने वाले 3 से 6 महीने। ठीक है, तो ये है लॉन्ग टर्म के निवेश आपको कहां पर करना है ये आपको बताया गया, लेकिन अब वक्त है ये जानने का कि सोमवार को आपको ऑप्शन के जरिए कहां पर कमाई के मौके मिलेंगे। और ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ हैं ट्रेड बुल्स सिक्योरिटीज के सच्चिदानंद उत्तेकर। बहुत बहुत स्वागत है सच्चिदानंद जी आपका। क्या लगता है आपको मंडे को ऑप्शन के जरिए कहां पर कमाई के मौके मिलेंगे? गुड इवनिंग मृत्युंजय, मुझे लग रहा है यहाँ पर निफ्टी में एक अच्छी डायरेक्शन मूव बन सकती है। अगर हम ओवरऑल ये हफ्ता देखें तो काफी रेंज बाउंड रहा है, 9400 के आसपास काफी सप्लाई भी मिला है इंडेक्स को, बट अगर हम ओवरऑल इसकी एक्सपेक्टेशन से देखें तो ये हफ्ता जब भी शुरुआत हुई थी तभी काफी पेसिमिज्म थी, 9100 90,000 के नीचे स्लिपेजेस होने के चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी थी, पर वो पर्टिकुलर चांसेस अभी रूल आउट हो चुके हैं, और जिस तरीके से अभी डेटा यहाँ पे प्लेस्ड है मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट जरूर हो सकता है मार्केट में अगले हफ्ते में। तो 9400 के ऊपर की मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 9700 तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम जारी रहना चाहिए, तो उसी लिहाज से एक लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी यहाँ पर डिप्लॉय करने की सलाह दूंगा। निफ्टी में बुल कॉल स्प्रेड करना चाहिए, यहाँ पर आपको 9300 का कॉल ऑप्शन लेना है और उसके अगेंस्ट 9400 का कॉल ऑप्शन बेचना है। ये कंबाइंड स्प्रेड मिल रहा है अराउंड 40 रुपीज के आसपास, स्प्रेड का स्टॉप लॉस आपको लगाना है 15 के आसपास, और एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन टारगेट होगा 90 तक का। ओके, और कोई स्टॉक, कोई खास स्टॉक बताना चाहेंगे आप? देखिए स्टॉक्स के लिहाज से मुझे लग रहा है सीमेंट में फिलहाल जो मोमेंटम बनना चाहिए, एक रिवर्सल बनना चाहिए। आई थिंक शी सीमेंट के नतीजों के बाद मुझे लग रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट में एक अच्छी मूव बन सकती है। इस पर्टिकुलर हफ्ते में 3200 के आसपास का बेस उसने अच्छी तरह होल्ड किया, और जिस तरीके से डेटा प्लेस है एक बार स्टॉक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 3600 के जो अपर बैंड है वहां पर वो रिविजिट होना चाहिए। तो उसी लिहाज से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आने वाले हफ्ते में अच्छा रुझान बन सकता है, और उसी लिहाज से 3600 का कॉल ऑप्शन जो लगभग 70-75 के रेंज में मिल रहा है वो लेना चाहिए। 60 का लगाना है स्टॉप लॉस, और 110 से 120 तक की एक्सपेक्टेशन होगी पूरे हफ्ते में। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया उत्तेकर जी आपका, संदीप जैन साहब आपका, और साथ ही मेरी पूरी
रिसर्च टीम का बताने के लिए कि आज का बाजार कैसा रहा है और अगले हफ्ते मार्केट में किस तरह का एक्शन दिखेगा, कहां पर कमाई के मौके मिलेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस। नमस्कार।